નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું 11મું ચેપ્ટર એક યાત્રા યહ ભી એ કહાની પૂર્ણ કરી અને તેની સાથે આપેલા જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હતા તેમના વિશેની આપણે મૌખિક ચર્ચા કરી. તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણું જે નવું ચેપ્ટર છે, જે 12મું ચેપ્ટર છે, જેનું શીર્ષક આપણને આપવામાં આવ્યું છે રાની, જે સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ રેખાચિત્ર છે કે જે રીતે સાહિત્યની અંદર જુદા જુદા સાહિત્યના પ્રકારો હોય છે, જેમ કે કહાની લેખન હોય, નિબંધ લેખન હોય, પત્ર લેખન હોય, નાટક હોય, ઉપન્યાસ હોય, કાવ્ય હોય. એવી જ રીતે રેખાચિત્ર એ પણ એક હિન્દી સાહિત્યનો એક પ્રકાર છે. તો મિત્રો, તમને પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ રેખાચિત્ર શું છે? તો રેખાચિત્ર એ એવી બાબત છે કે જે સર્જક છે, જે રચનાકાર છે, એમની સ્મૃતિઓ સાથે, એમની યાદો સાથે એ જોડાયેલી બાબત છે. કે જે સર્જક છે, જે લેખક છે, એ એમની જીવનની કેટલીક એવી માનસ ઉપરની એ સ્મૃતિઓ છે જે નું વર્ણન એ રીતનું કરવામાં આવે છે કે જે આપણને એ વર્ણનને સાંભળતા હોય અથવા તો વાંચતા હોય ત્યારે આપણને દ્રશ્ય સાથે, ચિત્ર સહ એ વિષય વસ્તુ અથવા તો એ ઘટના કે પ્રસંગને આપણે જાણી શકીએ. એટલે કે એ દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય સાથે, એટલે કે સાંભળતા તો હોઈએ, વાંચતા તો હોઈએ, પણ સાથે સાથે આપણને એક દ્રશ્ય આપણા માનસ ઉપર આખું એક સ્પષ્ટ થઈ જાય એ પ્રકારનું વર્ણન, એટલે કે એ સ્મૃતિની રેખાઓ સ્વરૂપે, સ્મૃતિની અંદર અંકિત થયેલી જે રેખાઓ છે એને સાહિત્યકાર દ્વારા એ પોતાના સાહિત્યની અંદર એ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. એટલે એક રેખાચિત્ર સાહિત્ય પ્રકારની એ વિશેષતા છે જેની આપણને ટૂંકમાં આ પ્રકારની માહિતી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલું જે આ 12મું ચેપ્ટર છે, જેનું નામ, શીર્ષક આપણને રાની આપવામાં આવ્યું છે. અને આ પાઠના જે સર્જક છે, જે રચનાકાર છે, એ એક લેખિકા છે જેનું નામ મહાદેવી વર્મા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ પાઠની અંદર આપણને ખાસ કરીને જે लेखिका से महादेवी वर्मा से, उन्हें पशु पक्षियों के प्रति गहरा लगाव था, उनके प्रति उन्हें गहरा प्रेम था. उन्होंने अपने जो संकलित, जो संबंधित, जो पशु पक्षियों से संबंधित दिलचस्प और मार्मिक कई संस्मरण लेख महादेवी वर्मा जी ने लिखे. और ये जो प्रस्तुत संस्मरण हमें रानी शीर्षक अंतर्गत दिया गया है, जिसमें ये रानी एक घोड़े का नाम है और वही शीर्षक का जो यहाँ पर ये जो रानी नाम की घोड़ी है, जिसका मूल नाम यानी कि पूरा नाम वो जो ताज रानी है, और लेखिका को बचपन से ही वह जो रानी नाम की घोड़ी थी उनके साथ बेहद लगाव था. और उनके साथ साथ ही जिस प्रकार हमने कहा आपको कि भी लेखिका को यानी कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षी के प्रति गहरा लगाव था, और ये रानी के साथ साथ उन्होंने अपने बचपन के स्मरण के अन्य दो जो पशु है, जिसमें एक रानी के साथ साथ एक निक्की नामक नेवला है और रोजी नामक एक कुतिया है. तो दोस्तों, ये एक
पशु प्रेम का ये रेखा चित्र है। इसमें हम ये रेखा चित्र में जो प्रमुख ये 3 जो पशु पक्षी के रूप में इसको हम पहले इसका यहाँ पर लिख देते हैं। जो रानी घोड़ी का नाम है निकी, नेवला अपने गुजराती में, और साथ साथ रानी, निकी और रोजी, जो रोजी नाम की एक तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણને મુખ્યત્વે અહીંયા આજે પશુ પ્રેમનો એ મહાદેવી વર્માનો જે બચપનની અથવા તો એમના બાળપણની જે સંસ્કૃતિ સ્વરૂપે આપણને આ જે અહીંયા સંસ્મરણ લેખ આપવામાં આવ્યો છે એની અંદર અહીંયા મહાદેવી વર્માએ रानी के साथ साथ जो निक्की नामक नेवला और रोजी नामक कुतिया है उसको भी ये अपने रेखा चित्रण में उसका चित्रण करने में वह भूली नहीं है। और महादेवी जी की सहृदयता इस पाठ में पाठक के दिल को छू लेते हैं, ताकि उनके जो वर्णन, जो पशु पक्षी के प्रति उनके प्रति का जो लगाव होता है उसे पढ़कर पाठक का हृदय उसे पढ़ने के लिए यानी कि उन्हें ये छू लेता है, यानी कि भाव विभोर हो जाता है। तो इसी प्रकार का ये जो हमारा रानी नाम का ये जो प्रस्तुत लेख यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम विस्तार पूर्वक यानी कि क्रमशः पढ़े। इसके पहले हम यहाँ पर जो ये रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी है उसका पहले हम परिचय प्राप्त कर लेते, उसके बाद ये जो सुंदर यहाँ पर दिया गया रेखा चित्र और जो रानी नाम की जो घोड़ी है उसकी विशेषता क्या है, और साथ साथ अन्य पशु का जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है उसकी क्या इस रेखा चित्र में जो कौन सा स्थान उन्हें दिया गया, इसी सभी प्रकार की ये बात हम विस्तार पूर्वक इस पाठ को समझने के बाद यानी कि समझते वक्त करेंगे। इसके पहले ये महादेवी वर्मा जी का हम थोड़ा परिचय जो प्राप्त कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जन्म सन 1907 और निधन सन 1983। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नारी भरी दुख की बदरी और तुमको नेव में ढूंढा तुम में ढूंढे पीड़ा कहने वाली सहजा, यानी कि ये जो प्रमुख उनकी जो काव्य रचना है उसमें वह इसी प्रकार की जो काव्य पंक्तियाँ जो साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध यानी कि मशहूर है, जो उन्होंने कहा है मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुम तो नेव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा, यानी कि जो एक कवि की जो हृदय की संवेदना है, जो पीड़ा है, जो दूसरों के प्रति उनका लगाव है, यानी कि उनका जो करुणा सभर हृदय की भावना है, वह महादेवी वर्मा के शब्दों में, उनकी धड़कन में यानी कि उनके हृदय में आपको उनके साहित्य में निरंतर देखने को मिलती है। तो उनका सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपावेशन करने वाली सायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, यानी कि हिंदी साहित्य का जो सायावाद का युग है उसी युग की एक कवयित्री से उसका उल्लेख एक सायावादी कवि के रूप में भी उसकी गिनती अथवा उसकी गणना की जाती है। सायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं दोस्तों, यानी कि हिंदी साहित्य का जो एक युग था, एक समय था जिसे सायावाद कहा जाता है, उसके जो प्रमुख 4 साहित्यकार जो उनके एक कीर्ति स्तंभ यानी कि उसके गौरवपूर्ण स्तंभ जिसे माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी
यानी कि निराला, और जो तीसरा कवि है सुमित्रा नंदन पंत, और साथ साथ महादेवी वर्मा जी। एक महिला साहित्यकार है, उनके साथ तीन जो है वह सायावाद के प्रमुख पुरुष साहित्यकार है, जिसे हम पंत, निराला और प्रसाद। और इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास गोद रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए, और निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। यानी कि ये साहित्य ने अंदर एक युग ની અંદર આ ચાર કવિઓ છે એમના સાહિત્યથી જે હિન્દી સાહિત્ય જગતને એમને ઉજ્જવળ કરવા માટેનું એ કાર્ય કરેલું છે, જેની અહીંયા નોંધ એ આપવામાં આવી છે। તો ફરુખાબાદ में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। यानी कि ये दूसरे लोगों को, जो दूसरे लोगों की पीड़ा यातना यानी कि संवेदना समझने वाली जो विदुषी और प्रगल्भा, इनके उनके विचार में जो प्रौढ़ता थी, जो एक अनुभवजन्य विचार थे, इसी प्रकार का जीवन भी उन्होंने जिया, समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में वह सफल रही है। यानी कि महादेवी वर्मा से एक कविताની સાથે સાથે ગદ્યકાર તરીકે, ઉત્તમ રેખા ચિત્રકાર તરીકે એમની ઓળખ, એમની પહેચાન એમણે સાહિત્ય જગતની અંદર બનાવી છે। और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य, यानी कि प्रयाग जो इलाहाबाद महिला विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की आचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सेवा करके अपना योगदान, अमूल्य जो योगदान है उन्होंने प्रयाग में जो महिला विद्यापीठ में उन्होंने ये दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, चौच्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचना है। अर्थात यहाँ आपવામાં આવેલી છે નિહાર છે, નિર્જા છે, રશ્મિ છે, ચૌચ્યગીત, દીપશિખા આ પ્રમુખ એમની જે મુખ્ય જે પ્રસિદ્ધ થયેલી જે સાહિત્યની રચનાઓ છે, જે ખૂબ જ लोकप्रिय बनेली છે ને એ बहुचर्चित ये रचनाओं से। तो यहाँ हमने दोस्तों प्रवेश यानी कि जो विषय प्रवेश के रूप में जो ये पाठ की बात आपको दी कि जिसमें यहाँ महादेवी वर्मा जो एक रानी नामक की एक घोड़ी है, उसके दो साथी निकी और नेवला, जो रोजी और जिसका नाम कुतिया जो साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया। यानी कि ये पशु प्रेम के साथ साथ रानी के साथ साथ निकी और रोजी, इनका यहाँ पर लेखिका ने एकदम मार्मिक और भावुकतापूर्ण जो वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है वह नेवला, वह कुत्ती और वह घोड़ी हमारे सामने। यानी कि इस रेखा चित्र को दोस्तों पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये जो रानी है, नेवला है और ये जो निकी यानी कि जो रोजी कुतिया है, वह हमारे सामने ये खड़े हैं, यानी कि हमारे सामने ही है, ऐसा हमें इस रेखा चित्र को पढ़ते वक्त जो प्रतीत होता है। और पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम सलगता नजर आता है। यानी कि पशु पक्षी અને पशु के साथ साथ प्राणियों के प्रति यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ये जो निर्दोष पशु है, निर्दोष प्राणी है, उनके सामने यानी कि उनके साथ उनका स्नेह और प्रेम हमें छलकता हुआ, उमड़ता हुआ स्पष्ट तरीके से इसी रेखा चित्र में हमें महादेवी के हृदय में हमें देखने को
मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पाठ का ये जो रेखा चित्र का आरंभ है उसमें लेखिका लिखती है कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत એટલે કે રાજ્ય જે આઝાદી પહેલાની આ આપણી સ્વતંત્રતા પહેલાની આ રચના છે જેની અંદર એ ઇન્દોર છે મધ્યપ્રદેશનું જે ઇન્દોર શહેર છે એ વખતની અંદર એ જમાનાની અંદર એ रियासत એટલે કે એક રાજ્ય હતું। એટલે કે અહીંયા रियासत होने पर के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों की आधिक्य था। आधिक्य यानी कि अधिकता, रियासत यानी कि राज्य जो यहाँ शब्दार्थ के रूप में हम लिखते हैं रियासत अर्थात राज्य અને आधिक्य अधिकता એટલે કે એ જમાનાની અંદર ઇન્દોરની અંદર રિયાસત રાજ્ય આપણે કે ને રજવાડું ગુજરાતી કે ભાઈ રજવાડું હોવાને કારણે ઇન્દોરની અંદર ખૂબ સરસ સુંદર શાનદાર ઘોડાઓ અને સાથે સાથે ઘોડાને ચલાવનાર જે ઘોડે સવારો છે એનું મહત્વ अधिकता थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गद्धों અને એની સાથે સાથે લેખિકા કહેતી है કે એ જમાનાની અંદર ઇન્દોર શહેરની અંદર એ રિયાસતની અંદર અંગ્રેજ જે અધિકારીઓ છે એમના બાળકો નાના નાના ટટ્ટુઓ અને કે જે સફેદ गधा अर्थात जो सफेद गधेड़ाओं से जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था पर घूमते देखते थे। यानी कि यही जमाने में महादेवी वर्मा जी कहती कि हमने इस रियासत में अंग्रेज के जो बच्चे थे जिन्हें यहाँ पर छोटे टट्टू यानी कि हम जिसे भारतीय लोग जो सफेद गधे कहते और उसी गधे पर यहाँ पर महादेवी कहती है कि हमने जो हमारा घर का जो एक नौकर रामा नाम का व्यक्ति है उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। यानी कि ये जो छोटे टट्टू यानी कि सफेद गधे जिसकी जानकारी महादेवी वर्मा को उसके घर का जो एक नौकर है जिसकी जाति के संबंध में यानी कि रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। दोस्तों ज्ञान वर्धन करना एक मुहावरा है यानी कि जानकारी देना यानी कि ज्ञानवर्धन यानी कि हमें जानकारी देना ज्ञानवर्धन। जानकारी देना अर्थात महादेवी वर्मा ने छोटे टट्टू यानी कि उसे सफेद गधे कहते उसके बारे में जानकारी उन्होंने रामा ने दी थी पर घूमते देखते थे। એટલે કે અંગ્રેજ બાળકો છે આ નાના જે ગધેડાઓ છે સફેદ ગધેડાઓ છે એના ઉપર બેસીને એ ફરતા હતા અથવા તો ઘૂમતા હતા इंदौर શહેરની અંદર। रामा की कहानियां में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। यानी कि जो रामा अर्थात लेखक लेखिकानी જ્યારે બાળકોની અવસ્થા જ્યારે નાના નાના ત્યારે રામાયણને આ પ્રકારની વાર્તાઓ એ કહાનીઓ કરે છે અને રામાની કહાની પ્રમાણે એવું કહે છે કે ભાઈ રાજા છે એ અપરાધી લોકો હોય કોઈ ગુનેગાર લોકો હોય તેને રાજા છે ગધેડા ઉપર બેસાડીને ફેરવતા હતા। એ આપણા દેશની અંદર જૂની એક પરંપરા છે। એટલે રામા એવું કહેતો કે ભાઈ આ નાના નાના જે ગધેડા છે અથવા તો એ સફેદ ટટ્ટુ છે એના ઉપર જે કોઈ અપરાધી હોય ગુનેગાર હોય એને એના ઉપર બેસાડીને રાજા છે એને फेरवता था और साथ साथ उसको चढ़ाकर देश निकालता था। ये दोस्तों मुहावरा है कि भाई देश निकालना। तो यहाँ पर लिखते हैं मुहावरा देश निकालना तो देश निकाल देना। तो देश
निकाल देना लिखेंगे यहाँ पर, तो देश निकाल देना यानी कि ये देश से निकाल देना या तो राज्य से निकाल देना। तो देश निकाल करते थे यानी कि उसे राज्य से बाहर निकाल देते थे। और साथ ही इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। यानी कि महादेवी वर्मा એવું કહે છે કે આ બાળકોને અંગ્રેજ બચ્ચોને બાળકોને આ ગધેડા ઉપર ફરતા બેઠેલા જોઈને એ વિશ્વાસ કરવો, એનાથી એ બેઠકર પ્રશંસા છે એ પાછા પ્રસન્નતાથી આનંદથી એ બેસે છે ત્યારે એના ઉપરથી મહાદેવી વર્માને એવું લાગે છે કે આ તો એના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે કે ભાઈ એને દંડ મિલા है। तो रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था, यानी कि रामा के पास हमारी ये जो जिज्ञासा यानी कि जो जानने की वृत्ति यानी कि उसका समाधान उसका हल रामा के पास था। तो उन्होंने बताया कि इन्हें विलायत में गद्दों पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। क्या कहता था रामा ने कि भाई इन लोगों को विलायत में यानी कि विदेश में ये अपराध किया है, इसलिए उसी अपराध का दंड भुगतने के लिए उन्हें गद्दे पर बैठने के लिए भारत में निकाल दिया गया। इसी प्रकार का समाधान ये रामा ने बताया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है, कारण विलायतની અંદર આ વાહન નથી, અર્થાત ત્યાં સફેદ ગધેડાઓ છે નહીં। એટલે ટૂંકમાં મહાદેવી વર્મા એવું કહે છે કે ઇન્દોરની અંદર જ્યારે રાજ્યની જે રિયાસત હતી ત્યારે એ અંગ્રેજ બચ્ચાઓ છે, અંગ્રેજ જે બાળકો છે સફેદ ગધેડા ઉપર જ્યારે ફરે છે ને એ પણ પ્રસન્નતાથી ફરે છે, ત્યારે મહાદેવી વર્માને એવું થાય છે કે ભાઈ રામાએ તો એવું કીધું કે ભાઈ એનું સમાધાન એવું આપ્યું કે કોઈ રાજા છે એ કોઈ દેશ રાજ્યના કોઈ દોષિત વ્યક્તિ છે, કોઈ ગુનેગાર છે, એમને એ એમને દંડ આપવા માટે ગધેડા ઉપર એને ફેરવવા માટે અથવા તો ગધેડા ઉપર બેસાડીને એને રાજ્યની બહાર અથવા તો દેશ નિકાલ દેતા હે। તો મહાદેવ વર્માને એમ થાય છે કે ભાઈ આ પ્રકારે આ પ્રસન્નતાથી ગધેડા ઉપર ફરી રહ્યા છે ત્યારે એવો વિશ્વાસ આવતો નથી, પણ રામાયણનું સમાધાન કરે છે કે વિલાયતની અંદર આ પ્રકારે એ એમનો અપરાધની સજા આપવા માટે ભારતની અંદર એમને મોકલવામાં આવ્યો, જેથી કરીને ગધેડા ઉપર બેસીને એમની એ સજા ભોગવે છે। તો આ પ્રકારનું રામા છે એ સમસ્યાનું સમાધાન અથવા તો એમની એ જિજ્ઞાસાનું समाधान ये करावी आपे छे। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी की मौखिक स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाना, स्मृति पत्र तो दोस्तों याद दिलाना। एक दिन हमने मौखिक बाबा की जो स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाना। एक दिवस हमें मौखिक रीते बाबा ने એટલે કે પિતાજીને યાદ અપાવ્યું કે हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है, કે અમારી પાસે આવો નાના એ ઘોડા અથવા તો એ નાની ઘોડી ન હોય અમારી સાથે અન્યાયની વાત છે। તો इन्हें यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात કે ભાઈ આ પ્રકારની પોતાના પિતાજીને લેખિકા અને અન્ય એમના નાના ભાઈ બહેન જે પ્રકારની ફરિયાદ કરે છે કે ભાઈ આ પ્રકારે અમારી પાસે નાના ઘોડા ન હોય અમારી સાથે અન્યાયની વાત છે, એટલે કે એ અંગ્રેજ બાળકોને ઘોડા ઉપર બેસવા માટેનો અધિકાર છે, તો અમને શા માટે નહીં? આ પ્રકારની એક ફરિયાદના સ્વરૂપની અંદર પોતાના અધિકારની બાબતને લઈને પિતાજીની સામે फरियाद करे अने फिर बाबूजी ने हंसते हुए पूछा। ये वक्ते महादेव वर्मा के पोताना पिताजी एमने हंसता हुए એટલે કે हंसते हुए पूछा सफेद टट्टू पर बैठोगे? क्या किया कि भाई तुम्हें शू सफेद गधेड़ा ऊपर बेसो? तुम कहो कि साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उतर दिया, यानी कि ठेलम ठाल धक्का मुक्की, जो ठेलम ठाल तथा धक्का मुक्की, ठेलम ठाल अर्थात धक्का मुक्की, कि मैंने
गंभीर मुद्रा में गंभीरता से मैंने उत्तर दिया। क्या कहती है महादेवी वर्मा कि उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। सफेद टट्टू तो गधा होता है कि भाई सफेद टट्टू तो गधेड़ा होय छे, जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। गधेड़ा ऊपर तो बेसाડીને સજા આપવામાં આવે છે। એટલા માટે એ કહે છે કે ભાઈ ગધેડા ઉપર અમે શા માટે બેસી, એના ઉપર બેસાડીને તો એ સજા આપવામાં આવે છે। અને तो पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत समा रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांध गया। अर्थात खबर नहीं कि एक दिवस જે પિતાજીને અમે ફરિયાદ કરી એના અનુસંધાનની અંદર એક દિવસ અમારા એક ચોકલેટી રંગનો એક ટટ્ટુ એ અમારા એ આંગણાની અંદર એ बांधेलो हमने जोवा मळ्यो कि आंगन को पश्चिम वाले बरामदे में बांध दिया गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया गया नहीं था, अर्थात ये जो उनके घर की खुली जगह थी यहाँ पर ये बरामदे जो थे वहाँ घोड़े बांधने के लिए तो ये स्पेशल बनाया गया नहीं था, पर यहाँ पर ये छोटे एक चॉकलेटी रंग का जो एक छोटा एक घोड़ा था यानी कि घोड़ी थी उसे यहाँ पर बांध लिया गया। और साथ ही अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। अतः कि बाहर से टट्टू को लाने के लिए एक बरामदे में एक दरवाजा यानी कि गेट यहाँ पर लगाया गया। और यहाँ पर घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था, पर दीवार में एक दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए चुट्टन नाम का एक राइस रखा गया। साथ साथ ये घोड़े का दाने पानी चारा यानी कि इनके सभी प्रकार का ये पोषण ये करने के लिए एक चुट्टन नामक एक व्यक्ति को एक यहाँ पर रखा गया, यानी कि उसकी देखरेख के लिए चुट्टन नाम का एक साइस को रखा गया। तो दोस्तों साइस यहाँ पर देखभाल करने वाला जो साइस लेकिन ये घोड़ा ने तो लावવામાં આવ્યો પણ સાથે સાથે એ એના માટે આવવા માટે દરવાજો છે પોતાના બરામદાની અંદર ઓરડાની અંદર એ મૂકવામાં આવ્યો અને એની દેખભાળ માટે એક ચુટ્ટન નામનો સાઈઝ એટલે કે એમની દેખભાળ કરવા માટે એક માણસને પણ રાખવામાં આવ્યો। अब तो हम उस छोटे टट्टू से प्रभावित और आतंकित हुए और साथ साथ कहते हैं कि भाई अब तो हम उस छोटे टट्टू के साथ साथ पहले तो उससे प्रभावित भी हुए और साथ साथ हम आतंकित हुए। आतंकित होना यानी कि भयभीत आतंकित अर्थात महादेवी वर्मा कहते हैं कि अब तो हम उस छोटे टट्टू से पहले प्रभावित हुए और अब भयभीत भी हुए, यानी कि जो उसकी उम्र छोटी थी इसलिए वह डरते थे, इसलिए उन्होंने उनसे आतंकित भी हुए यानी कि डर व भयभीत भी। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम और हमारे अन्य परिवार के सदस्य के लिए तो कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं थी, कोई नौकर भी नहीं रखा गया। और ये जो घोड़ी थी उनके लिए एक चुट्टन नाम का एक साइज रखा गया, इसलिए उनसे वह प्रभावित हुई और आतंकित भी हुई। और हमारा जो रामा जो नौकर था उसे हम नौकर तो कह नहीं सकते क्योंकि वह हमारे घर का एक सदस्य के स्वरूप में था, और नौकर होते हुए भी हमारे घर का वह एक सदस्य की तरह रहता था, इसलिए कि रामा को तो हम नौकर कह नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। कान खींचना मुहावरा એટલે કે તો डांटने फटकारते वक्त हमारा कान भी खींचता था। कान खींचना यानी कि सजा देना जो है मुहावरा है। कान खींचना ये
સજા દેના, એટલે કે રામાને તો અમે નોકર કઈ પણ ન શકીએ, કારણ કે અમારી ઘરનો એ પ્રકારનો સભ્ય હતો કે એમને એ સજા પણ આપતો હતો, અમારા કાન પણ ખેંચતો હતો, અમારી ભૂલને કારણે, તો અમારી કોઈ ગલતી હોય તો આ પ્રકારે સજા પણ આપતો હતો। એ રીતે और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते, જેના કારણે અમે રોજી અને નિક્કી સાથે કૂદવા માટે અમે મુક્ત થઈ શકીએ। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, बाबूजी अमने कीधुं કે આ ટટ્ટુ છે તમારી સવારી માટે લાવવામાં આવ્યું છે, છતાં પણ અમને એનો શરૂઆતની અંદર સંતોષ નહોતો। અને हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, પછી શરૂઆતના 4-5 દિવસ સુધી તો અમે એ જે ઘોડી છે એ ટટ્ટુ છે જે લાવવામાં આવ્યું એનાથી અમે रुष्ट अथवा तो एनाथी अमे नाराज थईने पण 4-5 दिवस ए पसार कर्या, यानी कि अप्रसन्न यानी कि नाराज होकर भी घूमते रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली, परंतु अंते तेमणे हमारी मित्रता से प्राप्त करी लीधी अने मित्रता उन्होंने प्राप्त कर ली। और रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। પછી રામાને અમે એમનું નામ પૂછ્યું તો રામાએ અમને એવું કીધું કે આ ઘોડીને તાજ રાની तरीके ओळखवामां आवे छे, यानी कि ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, उनके मानस पर भी ताजमहल का चित्र तो हमने देखा था महादेवी के, इसलिए और रामा और कलू को माँ की सभी कहानियों में रानी ने सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे, यानी कि हम रामा और कलू के पास की जो माँ की सभी प्रकार की कहानियां सुनते सुनते, यानी कि उस जो ताज रानी थी, ताजमहल की घोड़ी, उसकी कहानियां सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए। सदय हो जाना यानी कि उनके प्रति हम दयालु हो गए, પછી આ રાની પ્રત્યે हम सदय हो गए, अर्थात हम उसके प्रति दयालु हो गए। ये ताजमहल की ताज रानी की कथा हमने उसकी सुख दुख की कथा सुनी थी, इसलिए हमने उनके प्रति जो हमारी अप्रसन्नता थी, नाराजगी थी, वह हम भूलकर उनके प्रति हमें दया आ गई, उनके प्रति हमें बड़ा सदय हो गए, दयालु हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहां से कहानी की राना की तरह निकालती गई, यानी कि ताजमहल जैसे महल की रानी होने के बावजूद भी वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई, यहाँ की वार्तानी रानी की तरफ इन्हें काटी मूकवामां आवी, निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्षा और सारा रोष करुणा में पितल गई थी, अर्थात ये प्रकार की कल्पना करता करता हमारी एमना प्रत्येनी सारी जे ईर्षा थी, जे जलन थी, ईर्षा એટલે કે જલન અને એમના પ્રત્યેનો જે ક્રોધ હતો, ईर्षा जो रोष जो क्रोध था वह करुणा में बदल गई, यानी कि करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के लिए सोचने लगे અને એટલા માટે અમે પછી એને વધારે आराम આપવાનું ये विचारवा लगे अथवा तो सोचने लगे, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी कि जब तक उसकी सभी आंखों से वसी जैसी, અને ये घोड़ी એટલી બધી સુંદર હતી કે એમની સભી છે, એમનું જે દેખાવ છે, એમની જે સુંદરતા છે, એમની સભી છે આંખોની અંદર એ વસી ગઈ હોય એ પ્રકારની એ સુંદર घोड़ी थी, जिसका हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, एनो जे रंग से हल्को अने चॉकलेटी कलर हतो, जेना पर आपणी दृष्टि से अचानक ए एना पर दृष्टि से ए आवी जाय छे तो फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के खींच बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, साथे साथे एमना जे कान छे ए कानहोरी जेने आपणी काननी अंदर वच्चे ए एमनो जे झूलता अयाल का गुच्छा, जो अयाल यानी कि घोड़ीनी उपरनो जे बाल का गुच्छा, जेने आपणे गुजरातीमां केशवाળી कहीए छीए, सरस मजानो सुंदर रीते एमनो गुच्छो अने बड़ी काली स्वच्छ सुंदर आंखे ए एकदम सुंदर ए लगती थी, इतनी ये रानी सुंदर थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेखा चित्र को हम ये वीडियो लेक्चर में भाग 1 में यहाँ तक रखते हैं और बाद में
अगले वीडियो लेक्चर में ये रेखा चित्र को हम आगे ले जाएंगे और ये वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ये हम इस रेखा चित्र को रखते हैं।